Hello friends, myself Lalit Bhargav welcomes you on my channel Study Mantra. This is new series exclusively launched for the class 10th students. इस सीरीज में हम हिस्ट्री के चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे. This will surely help you in cracking your board exams. We are dividing this series into 3 parts. In first video, we will cover all the 3 marker questions, and then in second video we will cover all the 5 marker most important questions of this chapter, and then in third video all the 1 marker questions. तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं हमारे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर. Explain by giving 4 reasons as to why the people who earlier had welcomed to Napoleon opposed him later. मतलब आपको यहाँ ये बताना है कि नेपोलियन यूरोप में आया तब लोग उसे बहुत पसंद करने लगे, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा क्या हुआ कि नेपोलियन की जान के पीछे पड़ गए लोग. जैसा कि हम जानते हैं कि नेपोलियन ने काम तो कई सारे अच्छे किए, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन को नेपोलियन ने अच्छा बना दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम को उसने अच्छा बना दिया. लेकिन नेपोलियन जनाब गलती कर गए कि इन्होंने लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया. बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए फ्रांस के लोगों ने जैसे तैसे करके रिपब्लिक स्थापित की वहाँ पर, लेकिन नेपोलियन ने आते ही वहाँ पर फिर से मोनार्की साबित कर दी. मोनार्की मतलब किसी भी एक पर्सन का राज. नेपोलियन ने टैक्सेशन को बढ़ा दिया. इंटरनल टैक्सेस को तो इसने कम किया था, लेकिन क्या हुआ, इसने ओवरऑल जो टैक्सेस होते हैं वो सारे टैक्सेस को बढ़ा दिया. मतलब एक तरीके से बेवकूफ़ बनाने का काम किया. स्ट्रिक्ट सेंसरशिप थी, मतलब यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी से बुक्स नहीं छाप सकता था, अपनी मर्जी से गाना नहीं लिख सकता था, और मीडिया भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती थी. अगर नेपोलियन को इनका काम पसंद नहीं आया तो इन लोगों की सामत खड़ी हो जाएगी. ये अपनी आर्मी में लोगों को फोर्सली रिक्रूट करता था. इसका मकसद था कि ये अपनी आर्मी को बड़ा करे, जिससे कि ये सारे यूरोप पर कब्जा कर सके. तो इस वजह से ये सारे लोगों को अपनी आर्मी में शामिल करता था. रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम, इसने पॉलिटिकल फ्रीडम को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था. तो ये कुछ रीजंस थे, इनके कारण लोग नेपोलियन की जान के दुश्मन बन गए. जैसे इसने राइट टू वोट नहीं दिया, टैक्सेशन को बढ़ा दिया, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप थी इसकी, फ्रेंच आर्मी में लोगों को ज़बरदस्ती ले लेता था, और रेस्ट्रिक्शन थे फ्रीडम पर. फ्रीडम को इसने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया बाद में. लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड. ये क्वेश्चन 2016 और 2019 में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है. इसके इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. तो देखिए, नेपोलियनिक कोड के कई फीचर्स हैं. आप कोई भी 3 या 4 फीचर्स लिख सकते हैं. पहला फीचर है स्टेबलाइज्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड टुक अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. जन्म के आधार पर किसी को कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, ऐसा इसने कहा. एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को इसने सिंपल बना दिया. फ्यूडल सिस्टम था उसको एबोलिश कर दिया. फ्यूडल सिस्टम मतलब जमींदारों का जो राज हुआ करता था, जो गरीब लोगों पर वो अत्याचार करते थे, उस जमींदारी सिस्टम को उसने खत्म कर दिया. सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया, जिसमें अब गरीब लोग भी अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. अगर आपने मेहनत करके पैसा कमाया है तो आप उसकी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. पहले क्या होता था कि सिर्फ ज़मींदार लोग ही प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, लेकिन नेपोलियनिक कोड के कारण राइट टू प्रॉपर्टी मिला लोगों को. इसने कम्युनिकेशन सिस्टम को भी सिंपल कर दिया, ट्रांसपोर्ट को भी सिंपल कर दिया. ये कई सारे फीचर्स हैं नेपोलियनिक कोड के. आप कोई भी 3 या 4 फीचर्स को उठा के आंसर में लिख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड ब्रिटेन केम इनटू एक्सिस्टेंस एज अ नेशन स्टेट, एक्सप्लेन. ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है अभी रिसेंट में. इस साल भी ये क्वेश्चन आ सकता है. देखिए, 18th सेंचुरी से पहले इंग्लिश कल्चर में कई सारी एथनिक आइडेंटिटीज होती थी, जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश. तो जो इंग्लिश नेशन स्टेट था वो सारे नेशन स्टेट्स को डोमिनेट करता चला जा रहा था. ये पावर और वेल्थ दोनों में ही पावरफुल होता चला जा रहा था. आपको बताना पड़ेगा कि ब्रिटेन में आज भी कई सारे नेशन स्टेट्स हैं. इंग्लैंड उनमें से ही एक नेशन स्टेट है. इंग्लैंड उस जमाने से ही बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहा है. इंग्लिश पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा था, तो इन्होंने दूसरे नेशन स्टेट्स पर कब्जा करना शुरू कर दिया. आपको एक्ट ऑफ यूनियन को मेंशन करना पड़ेगा कि कैसे इन्होंने स्कॉटलैंड को ब्रिटेन में शामिल कर लिया.
फिर आपको इस आंसर में आयरलैंड वाला केस भी मेंशन करना पड़ेगा कि कैसे इन्होंने आयरलैंड को भी ब्रिटेन में इनकॉर्पोरेट किया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पावर पॉइंट में देख सकते हैं। इन पॉइंट्स के साथ आपको इस आंसर को कवर करना है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिकेड ऑफ 1838 ब्रॉट ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट। 1830 का जो दशक है वो यूरोप में पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी लेके आया, तो हमें इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है। इन फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप की पॉपुलेशन है जो बढ़ती चली जा रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो इसके कारण, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या होता है कि जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। जब जॉब्स खत्म हुई तो लोग सिटीज़ की तरफ बढ़े, और सिटीज़ में जैसे लोग पहुंचे, जॉब्स तो वहाँ भी नहीं थी, लेकिन लोगों ने सोचा कि थोड़ा बहुत काम करके पैसा कमाया जाए, लोग सिटीज़ में रहने लग गए। अब सिटीज़ में जब लोग रहने लगे तो लोगों के पास रहने के लिए घर तो थे नहीं, तो उन्होंने स्लम्स में रहना शुरू किया। अब स्लम्स जैसे ही सिटीज़ में बढ़ी तो वहाँ पर सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम हुई, लोग बीमार होने लगे, लोग बीमार भी होने लगे। तो ये कुछ कारण थे। जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, फिर पॉपुलेशन बढ़ने के कारण लोग सिटीज़ की तरफ बढ़े, सिटीज़ में स्लम्स बढ़ी, स्लम्स से फिर सैनिटेशन की प्रॉब्लम हुई और फिर लोग बीमार होने लगे। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, और मशीन पर काम करना लोगों को अभी नहीं आता था, तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। और जब टाइम खराब होता है तो किस्मत भी साथ नहीं देती। ऐसा ही यूरोप के साथ हुआ कि वहाँ पर जो खेती होती थी वो भी खराब हो गई। तो खेती खराब होने के कारण फूड का जो प्राइस था वो बढ़ गया। ये कुछ रीजन्स थे जिनके कारण यूरोप में 1830 में इकोनॉमिक हार्डशिप हुई। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ डिड रोमांटिसिज्म सीक टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में पूछा है कि रोमांटिसिज्म ने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने में किस तरीके से हेल्प की। तो एक लाइन में आप बता सकते हैं कि रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी इन यूरोप। फिर आपको उनके टूल्स के बारे में बताना है कि कैसे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को रोमांटिसिज्म ने डेवलप करने की कोशिश की। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स हुआ करते थे तो उन्होंने साइंस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। साइंस पर वो लोग बिलीव नहीं करते थे, वो लोग सिर्फ सेंस की बात करते थे, कलेक्टिव हेरिटेज की बात करते थे, कॉमन कल्चर की बात करते थे। इनकी डिक्शनरी में लड़ाई झगड़ा, वॉर, गन, बॉम्ब ऐसा कोई भी वर्ड नहीं था। लड़ाई झगड़े की बातों को इन्होंने बिल्कुल साइडलाइन कर रखा था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2010 में सीबीएसई एग्जामिनेशन में आ चुका है। इस आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है आप पावर पॉइंट में देख सकते हैं। ये थे हमारे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरीके से हम धीरे धीरे अपनी तीनों वीडियो में इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। आपको इस चैप्टर को फिर कहीं भी जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 5 मार्कर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।